Hello everyone, welcome to Laws Forum. I am Rohini and today we'll discuss the case of Lalita Kumari versus State of UP. बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे कि ये केस तो सीआरपीसी में भी आता है, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट में भी आता है. सो यस, हमने ये केस सीआरपीसी में पढ़ चुके हैं, लेकिन अब हम इसको एज इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट में उसको दूसरी तरीके से पढ़ेंगे. ठीक है, हर एक केस का अलग अलग एंगल होता है. तब हमने इसको मेनली सीआरपीसी के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग पढ़ा था. अब इसमें हम लोग लिटरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. और किसी को इस केस की समरी चाहिए तो लॉस फर्म की वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप केस का नाम डाल के सर्च कर सकते हैं. स्टार्ट करते हैं इस केस को. ओके, इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर First Information Report is a mandatory under the section 154 of the CRPC if the information disclosed the commission of a cognizable offence and no preliminary inquiry is permissible in such situation. तो ये एक इंट्रोडक्शन हमें बताता है कि 154 ऑफ सीआरपीसी क्या कहता है. देखिए, 154 ऑफ सीआरपीसी क्या कह रहा है कि एफआईआर करना मैंडेटरी होगा अगर लेट्स से मैं पुलिस के पास जा रही हूँ, मैं जो इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ इससे ये पता चल रहा है कि जो ऑफेंस है वो कॉग्निजिबल नेचर का है. तो क्वेश्चन ये आता है, खैर हमें सीआरपीसी में तो नहीं जाना चाहिए, ज़्यादा इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट के बाउंड्री में ही रहना चाहिए, बट स्टिल मैं जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं अगर उन्हें पता है कॉग्निजिबल ऑफेंस क्या होता है, नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस क्या होता है, तो प्लीज डू राइट इन कमेंट सेक्शन. ठीक है, ओके, इससे आपकी भी रिवीजन हो जाएगी. ओके, सो 154 ऑफ सीआरपीसी क्या कहता है कि अगर कोई इंफॉर्मेशन ये डिस्क्लोज कर रही है कि जो ऑफेंस का नेचर है वो कॉग्निजिबल नेचर है, तो कोई भी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की जरूरत नहीं होगी और एफआईआर लिखना जो है वो मैंडेटरी हो जाएगा. ये वर्डिंग है 154 ऑफ सीआरपीसी की. ठीक है, अब इस केस के फैक्ट देखते हैं. तो यहाँ पे जो पिटिशन होता है, पेटिशनर होती है, यहाँ पे एक पिटिशन फाइल की है सुप्रीम कोर्ट में बाय ललिता कुमारी, जो कि माइनर होती है, तो अपने फादर के थ्रू उसने की है. आर्टिकल 32 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर द इशुएंस ऑफ रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस. हेबियस कॉर्पस किस लिए यूज किया जाता है? रिट 5 तरह की होती है. कमेंट सेक्शन में प्लीज बताना है कि हेबियस कॉर्पस हम लोग किस चीज के लिए यूज कर सकते हैं रिट. ठीक है, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द माइनर डॉटर हु हैज बीन किडनैप्ड. Okay, the petitioner submitted a written report before the officer in charge of the police station, but he did not take any action. तो यहाँ पे जो फादर होते हैं ललिता कुमारी के, वो ऑलरेडी पुलिस में जाके रिपोर्ट करवा चुके होते हैं, बट जो पुलिस अथॉरिटीज है वो इस पे कोई भी एक्शन नहीं लेती है. तो अब इसके बाद क्या करते हैं, वो इन्वॉल्व करते हैं सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस को. जब वो सुप्रिटेंडेंट ऑफ हायर ऑफिशियल्स को इन्वॉल्व करते हैं तब जाके उनकी एफआईआर जो है वो रजिस्टर्ड की जाती है. अब क्या होता है, एफआईआर तो रजिस्टर कर दी, फिर भी उसके बाद जो कोई एक्शंस होते हैं, कोई स्टेप्स होते हैं, वो नहीं लिए जाते हैं पुलिस के द्वारा. सो फॉर अप्रीहेंडिंग द अक्यूज एंड नॉट फॉर रिकवरी एंड मतलब कोई भी जो स्टेप्स होते हैं वो पुलिस के द्वारा नहीं लिए जाते हैं. अब इस केस में क्या इशू आता है, तो वेदर द पुलिस ऑफिसर इज बाउंड टू रजिस्टर एफआईआर अपॉन रिसीविंग एनी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ अ कॉग्निजिबल ऑफेंस अंडर द 154 ऑफ सीआरपीसी. तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि आप पुलिस ऑफिसर अंडर ऑब्लिगेशन है, बाउंड है कि उन्हें रजिस्टर करनी है एफआईआर जैसे ही उन्हें कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मिले जिससे ये पता चल रहा है कि ऑफेंस का नेचर कॉग्निजिबल है. तो क्या वो बाउंड है या नहीं है? ठीक है, या और यहाँ पे यूज किया द पुलिस ऑफिसर हैज द पावर टू कंडक्ट अ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी इन ऑर्डर टू टेस्ट द वेरासिटी ऑफ सच इंफॉर्मेशन बिफोर रजिस्टरिंग द सेम. मतलब बोल रहे कि या तो उनके ऊपर बाउंडेशन है, या तो क्या उनके पास इतनी पावर है कि वो कंडक्ट करे एक प्रिलिमिनरी लेवल ऑफ इंक्वायरी, ये चेक करने के लिए कि भाई ये जो इंफॉर्मेशन है वो कितनी रिलायबल है या नहीं है. इश्यू समझ में आ गया. अब ऑब्जर्वेशन डिस्कस करते हैं. तो यहाँ पे ये जो प्रोविजन है 154 ऑफ सीआरपीसी, तो वहाँ पे वर्ड यूज किया है शैल. अब शैल वर्ड यूज करना, शैल और मे, ये हमने एविडेंस में बहुत डिटेल में देखा है. मे का मतलब क्या होगा, शैल का मतलब क्या होगा. ठीक है, आई होप मुझे फिर से रिपीट नहीं करना पड़ेगा. ओके, तो यहाँ पे जो वर्ड है यूज किया है शैल अंडर द 154A ऑफ सीआरपीसी, जो कि क्लियरली लेजिस्लेचर का क्या इंटेंट शो कर रहा है कि भाई वो मैंडेटरी बनाना चाह रहे हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर को, कि अगर कोई इंफॉर्मेशन ये डिस्क्लोज कर दे कि जो ऑफेंस है वो कॉग्निजिबल नेचर का है, तो क्या क्या करना चाह रहे हैं, वो मैंडेटरी करवाना चाह रहे हैं. तो ये कौन बता रहा है? ये शैल जो वर्डिंग्स है वो खुद आके नहीं बोल रहे लेजिस्लेचर, लॉ बनाने वाले. उनकी वो कैसे बोलेंगे, वो वर्डिंग्स के थ्रू बोलेंगे. वो स्टैट्यूट में जो वर्ड लिखे हुए हैं ना, वो उसके थ्रू अपना मैसेज कन्वे करते हैं. ठीक है,
if the information received does not disclose cognizable offense, let's say कोई information दी कोर्ट पुलिस को और वो cognizable nature का offense जो है वो नहीं शो कर रहा है, बट वो इंडिकेट कर रहा है कि भाई there is a necessity for an inquiry. A preliminary inquiry may be conducted only to ascertain whether there is a cognizable offense or not. तो preliminary inquiry फिर यहाँ पे क्यों करेंगे हम लोग? बस ये देखने के लिए कि जो offense का nature है वो cognizable है या नहीं है. अगर इंक्वायरी में ये दिखता है कि भाई ऑफेंस का नेचर कॉग्निजेबल है तो एफआईआर मस्ट बी रजिस्टर्ड. तो यहाँ पे फिर कोई डिस्क्रिशन नहीं होगा पुलिस ऑफिसर के पास कि चाहे तो करेंगे नहीं करेंगे. नहीं, अगर कॉग्निजेबल नेचर का ऑफेंस जो है वो डिस्क्लोज होता है तो एफआईआर कंपलसरी है. इन केस ऑफ वेयर द प्रिलिमिनरी इंक्वायरी एंड्स closing the complaint, a copy of the entry of a such closure must be applied to the first informant. तो क्या कह रहे हैं कि अगर let's say preliminary inquiry conduct की पुलिस ने, ठीक है, और वो खत्म कर दी preliminary inquiry, तो जो कॉपी है उसकी उन्हें सच क्लोजर की कॉपी जो है जो इन्फॉर्मेंट होगा उसे देनी पड़ेगी. And the police officer cannot avoid his duty of registering an offence if a cognizable is disclosed. Action must be taken against this. ओके, तो कह रहे हैं यहाँ पे जो पुलिस ऑफिसर है ना वो अपनी ड्यूटी से जो है वो नेगेट नहीं हो सकते हैं. ठीक है, उनकी जो ड्यूटी है कि अगर इन्फॉर्मेशन मिलती है कॉग्निजेबल नेचर की तो उन्हें एफआईआर लिखनी है. बट रियलिटी आपको भी पता है, हमें भी पता है कैसे वर्क करता है सिस्टम. द स्कोप ऑफ अ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी इज नॉट टू वेरीफाई. तो अब यहाँ पे उन्होंने फिर ये बताया भी है कि जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जो करने की जाती है ना तो वो इसीलिए नहीं की जाती है कि आप चेक करो जो आपको जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसका रिलायबल नहीं. अदरवाइज ऑफ द इन्फॉर्मेशन रिसीव बट ओनली असर्टेन वेदर द इन्फॉर्मेशन रिवील एनी कॉग्निजेबल. तो आपको ये नहीं चेक करना है कि जो इन्फॉर्मेशन रिलायबल है उसकी वेरासिटी आपको चेक नहीं करनी है. आपको बस इतना देखना है कि कॉग्निजेबल नेचर का ऑफेंस शो करा रहा है या फिर डिस्क्लोज हो रहा है या नहीं हो रहा है. ठीक है, एज व्हाट टाइप ऑफ द केस प्रिलिमिनरी इंक्वायरी इज टू बी कंडक्टेड इट विल बी डिपेंड ऑन द फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस. तो आप एक एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं बना सकते हो कि भाई ये कंडीशन है इसमें तो आप प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर लो बाकी इसमें ना करो. ठीक है, तो एक एग्जॉस्टिव लिस्ट इसकी नहीं बनाए, वो हर केस और सर्कमस्टेंसेस में वेरी करेगा. व्हाइल इंश्योरिंग द प्रोटेक्शन ऑफ द राइट ऑफ द अक्यूज्ड एंड द कंप्लेंट, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी शुड बी मेड इन अ टाइम बाउंड केसेस एंड इट शुड नॉट एक्सीड 7 day. तो कह रहा है कि अब प्रिलिमिनरी लेट्स से कोई फ्रॉड केस हो, बहुत सारे बार मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि लेट्स से फ्रॉड केस है तो अब क्या होगा, पुलिस जाके किसी को भी अरेस्ट कराएगी. तो एक हमारी इंडियन सोसाइटी में तो ये होता है घर में पुलिस आ गई तो ओ भाई इनके घर में तो पुलिस आ गई, तो एक वो टैबू है अटैच है. तो भाई उस पर्टिकुलर इंसान की रेपुटेशन का क्या होगा. ठीक है, वो तो भले ही फिर बाद में पता चले कि ये तो केस तो फ्रॉड था जी, कुछ मतलब फॉल्स एफआईआर थी, कुछ ऐसा कुछ था ही नहीं, तो उस इंसान की रेपुटेशन का क्या होगा. ये भी तो सोचने वाली बात है. तो कोर्ट ने कहा कि भाई ऐसा भी नहीं होगा एकदम से कि भाई यहाँ पे एफआईआर लिखना जो है वो मैंडेटरी है, अरेस्ट करना मैंडेटरी नहीं है. ठीक है, यहाँ पे अगर कॉग्निजेबल नेचर का ऑफेंस शो होता है तो एफआईआर करवाना मैंडेटरी, उन्हें एफआईआर लिखना मस्ट है, अरेस्ट करना मस्ट नहीं है. ठीक है, तो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जो है वो भी टाइम बाउंड मैनर में होनी चाहिए, वरना ऐसे नहीं पता चला वो तो 2-2 महीने तो जी इंक्वायरी कर रहे हम तो इंक्वायरी कर रहे हैं अभी तक नहीं. तो ये 7 दिन से ज़्यादा एक्सिट नहीं होनी चाहिए प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में. सिंस द जनरल डायरी, स्टेशन डायरी और डेली डायरी जो है वो उनको मेंटेन करनी होती है, जिसमें सारी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन होती है. जैसे कि कोई भी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द कॉग्निजेबल ऑफेंस हो गई कि कितने मतलब एफआईआर लिखा उसका रिजल्ट क्या हुआ, और लीडिंग टू एन इंक्वायरी मस्ट बी मैंडेटरी एंड मेटिकुलसली रिफ्लेक्टेड सेट डायरी एंड डिसीजन ऑफ द कंडक्ट. और उसमें सारी जो कंडक्ट होता है कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में क्या क्या पता चला, ये सारी चीज़ें वो जो जनरल डायरी, स्टेशन डायरी है उसमें मेंशन होता है. अब कंक्लूजन की बात करते हैं तो कोर्ट ने क्या कहा इसमें. तो कोर्ट ने बोला यहाँ पे जो इंटेंशन है ना पार्लियामेंट का, ये unequivocally clear है from the language employed under the section 154 of CRPC कि ये जो mere information है relating to the cognizable offense ये sufficient है to register an FIR, और यहाँ पे जो है shall को shall की तरह ही पढ़ा जाएगा. तो इसीलिए यहाँ पे it is must for कि FIR रजिस्टर्ड करनी है अगर cognizable offense निकला तो. आई होप आपको ये केस समझ में आया होगा. थैंक यू.